हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा CSIR नेट का सिलेबस है उसके यूनिट 2 में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट की है मैंने, जिसमें कि हम सभी के सभी ये वाले टॉपिक कवर करेंगे। एंड लास्ट में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि CSIR नेट में गेट में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके कुछ कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग से बच्चा पढ़ना चाहता है वो भी इन लेक्चर सीरीज को देखकर अपना सिलेबस कवर कर सके। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + ib वेयर a and b आर रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे 2 + 3 आयोटा, जब हमारे पास आयोटा आ जाता है तो फिर वो हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कि किसी भी नंबर को अगर हम इस टाइप से लिख पा रहे हैं a + आयोटा b, तो फिर वो नंबर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a बिलोंग्स टू r एंड b बिलोंग्स टू r। a और b हमारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन अगर इनको हम ऐसे लिख पा रहे हैं a + आयोटा b, तो इस टोटल जो ये नंबर आएगा इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर यही बताया गया, फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 आयोटा एंड -1 + आयोटा and 0 + 4 आयोटा एंड 4 + 0 आयोटा एक्सेट्रा आर कॉम्प्लेक्स नंबर। कि यहाँ पर अगर हम ये लिख रहे हैं 1 + आयोटा तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम सिर्फ ये लिख रहे हैं 4 आयोटा तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 + 4 आयोटा कर दो। तो यही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि a + b आयोटा, तो a भी 0 हो सकता है और उसमें b भी 0 हो सकता है। अगर 0 है वो हमारा रियल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 + आयोटा 0। तो 0 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। कि जैसे हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 होती है, आयोटा की पावर 4 है उसकी वैल्यू 1 होती है, और आयोटा की पावर 6 करें अगर हम तो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है आयोटा का स्क्वायर की पावर 3। आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 -1 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो वो हमें -1 देता है। तो जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 एंड आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हम आयोटा की पावर से वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब -आयोटा, आयोटा 4 1 होता है हमारे पास। तो अगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा n ग्रेटर देन 4 फर्स्ट डिवाइड n बाय 4। कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि आयोटा की पावर 2000 निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 यहाँ पर लिख देंगे 500। तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है हमारे पास? 1 की पावर 500 हमारे पास क्या आएगा? 1। तो ऐसे करके हम आयोटा की कोई भी पावर हो वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर 2001 2002, तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो जो हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 4q + r, और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया है। तो उसके बाद क्या होगा? i की पावर n इज इक्वल टू i की पावर 4q + r। अब i की पावर 4 क्या है? 1, उसकी पावर q करते हैं और आयोटा की पावर r। तो एट लास्ट हमारे पास बचेगा आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4q + r इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। क्योंकि जहाँ पर भी आयोटा की पावर 4 आ जाती है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 हमारे पास 1 होती है और 1 की पावर क्या करनी है? हमें q करनी है। तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयोटा की पावर r। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है
अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके अलजेब्रा की बात करते हैं कि कैसे वो ऐड होंगे, कैसे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, कैसे उनकी डिवीज़न होगी। दिस सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उनका सम करते हैं तो वो भी कॉम्प्लेक्स आता है, उनका प्रोडक्ट करते हैं वो भी। तो यहाँ पर वही बताया गया कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिवीज़न करते हैं तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। फॉर टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 एंड Z1 इंटू Z2 एंड Z1 बाय Z2 प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और डिवीज़न कर रहे हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अब हमारे पास हमें बताया गया कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2, तो Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कुछ इस टाइप का होगा, A1 प्लस आयोटा B1, वेयर A1 बिलोंग्स टू R एंड B1 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि A प्लस आयोटा V प्लस C प्लस आयोटा D, तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा A प्लस सी प्लस आयोटा B प्लस डी। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर हम, तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है उसमें से रियल पार्ट माइनस कर देंगे, प्लस आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टीप्लीकेशन, Z1 इंटू Z2, तो Z1 हमारे पास है A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 हमारे पास है A2 प्लस आयोटा B2। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें, तो इसमें से जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, A1 इंटू A2, और जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर आएगा और आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा A1 A2 माइनस B1 B2, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा, आयोटा कब आएगा, जब A1 B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, A1 B2 प्लस B1 A2। तो ऐसे हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं कि जब हमारे पास Z1 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तब हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऐसे डिफाइंड होगी। अब डिवीज़न की बात करते हैं, डिवीज़न Z1 बाय Z2, तो Z1 हमारे पास है A प्लस आयोटा B और Z2 हमारे पास है C प्लस आयोटा D। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके हमारे पास आएगा AC प्लस BD बाय C स्केयर प्लस D स्केयर प्लस आयोटा BC माइनस AD बाय C स्केयर प्लस D स्केयर। तो यहाँ तक हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, A कोमा B इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट P whose coordinates are referred to the rectangular axis XO X dash and YO Y dash। ये हमारे पास है XO X डैश और ये हमारे पास है YO Y डैश, और ये हमने कोई P पॉइंट लिया है जिसकी वैल्यू है A कोमा B इज कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। जो ये होता है इसको बोलते हैं हम रियल एक्सिस और जो ये एक्सिस होते हैं इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस। दिस प्लेन इज कॉल्ड आर्गेन प्लेन और द कॉम्प्लेक्स प्लेन और इन द गॉसियन प्लेन। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। अगर हमारे पास Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा, जो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, वो हो जाता है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हमारे पास Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B आ जाएगा, वेयर A एंड B बिलोंग्स टू R। इफ देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B वेयर AB बिलोंग्स टू R, then its conjugate is defined as Z bar is equal to A minus आयोटा B। तो ये हमारे पास होगी कोई रियल एक्सिस और ये हो गया हमारे पास कोई नंबर A प्लस आयोटा B। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास यहाँ आएगा नीचे।
तो यानी एक तरह से रियल एक्सिस के नीचे यानी कि हमारे पास मिरर इमेज आता है, जो कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास मिरर इमेज होता है। तो अगर हम रियल पार्ट ऑफ जेड निकालना चाहते हैं तो रियल पार्ट ऑफ अगर हमारे पास जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है और जेड कॉन्जुगेट हमारे पास ए माइनस आयोटा बी आया, तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2a, तो हमारे पास जो रियल पार्ट है ए, यानी ए यहाँ पर रियल है और बी यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है हमारा, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार बाय 2। तो अगर जो जेड लिया था हमने ए प्लस आयोटा बी, तो जो रियल पार्ट आया हमारे पास इसका वो आया जेड प्लस जेड बार बाय 2 के इक्वल। सिमिलरली हम अगर इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना चाहते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और जेड कॉन्जुगेट आया हमारे पास आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। तो अगर इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो जेड माइनस जेड आयोटा करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 आयोटा बी। तो बी हमारा क्या है जेड का इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से आ गया जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। तो जो रियल पार्ट है वो है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2, एंड जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 आयोटा। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और इसका हम जो क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर CSIR नेट में जो पूछे गए उनमें यूज़ होता है। Geometrically, the conjugate of z is the reflection or the point image of z in the real axis। कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है वो हमारे पास एक तरह से रिफ्लेक्शन होती है एक्स एक्सिस के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हमने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज में बताया गया इफ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कि हमारे पास कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। क्योंकि अगर हम z कोई भी नंबर ले रहे हैं a प्लस आयोटा b, तो जो z का कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा a माइनस आयोटा b। अब z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो हमारे पास आएगा a प्लस आयोटा b। तो उसने ये किसके इक्वल है, z के इक्वल। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z होता है हमारे पास। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिजल्ट है कि जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि z1 ले लिया हमने a1 प्लस आयोटा b1 और z2 ले लिया हमने a2 प्लस आयोटा b2। कि चाहे तो हम z1 प्लस z2 निकाल लें पहले और लिख दें a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, और चाहे हम क्या करें z1 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लें, उन दोनों को ऐड कर लें, वो हमेशा हमारे पास इक्वल आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ रिजल्ट है z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 10 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका प्रोडक्ट है तो उनके ऊपर कॉन्जुगेट लें, चाहे अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर फिर मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा इक्वल आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास z1 बाय z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट बाय z2 का कॉन्जुगेट प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो फिर वो डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पर सिंगुलैरिटी आ जाएगी। वो कंसेप्ट हम 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है z कॉन्जुगेट की पावर n। कि चाहे तो हम z कॉन्जुगेट लेने के बाद पावर n करें और चाहे हम पावर करने के बाद कॉन्जुगेट ले लें, वो हमेशा हमारे पास दोनों के दोनों नंबर इक्वल आएंगे। नेक्स्ट जो हमने अभी भी फाइंड किया था कि अगर हम रियल पार्ट ऑफ z फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों नंबर को ऐड कर दो, z प्लस z कॉन्जुगेट। और नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z कॉन्जुगेट, वो भी हमारा z प्लस z कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। z माइनस z कॉन्जुगेट हमारे पास 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो मोड z का स्केयर है हमारे पास वो इक्वल होता है z कॉन्जुगेट के। इसका हम यूज़ भी करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड z का स्केयर।
नेक्स्ट हमारे पास 10th रिजल्ट है Z1 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1। अब आपको इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। Z1 को लेना है A1 प्लस अयोटा B1 और Z2 को लेना है C1 प्लस अयोटा D1। ठीक है, तो अब क्या करना है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 तो हमें पता है और Z2 कॉन्जुगेट हम फाइंड कर लेंगे C1 माइनस अयोटा D2। तो A1 प्लस अयोटा B1 इंटू C1 माइनस अयोटा D1, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अब Z1 का कॉन्जुगेट ले लेंगे इंटू Z2 कर देंगे, तो वो आप लोग देखोगे कि वो हमेशा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट Z2 के इक्वल ही आएगा। पहले आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करनी है एंड देन राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो वो आप लोग देखोगे कि यहाँ से बिल्कुल सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस अयोटा B इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव नंबर गिवन बाय मोड Z इज इक्वल टू अंडर रूट A स्केयर प्लस B का स्केयर। कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 4 प्लस अयोटा 5, तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उसका स्केयर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट के साथ है उसका स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 25, तो यहाँ से मोड Z की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 7। तो यही यहाँ पर बताया गया कि मोड Z रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो कभी भी हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को कि A प्लस अयोटा B ग्रेटर देन होगा C प्लस अयोटा D से। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मॉडुलस को कंपेयर करते हैं कि जैसे हमारे पास 4 प्लस 5 अयोटा, ये हमारे पास Z1 है और Z2 हमारे पास है 3 प्लस अयोटा। तो हम इस नंबर को इससे छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके मॉडुलस को कंपेयर करते हैं। जो हमारे पास Z1 का मॉडुलस आएगा वो आएगा 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास 7 आ जाएगा। ऐसे ही Z2 का निकाल लेंगे तो आएगा 9 प्लस 1 यानी अंडर रूट 7। तो यहाँ से हमने देखा कि Z2 का मोड लेस देन होगा Z2 1 के मोड से। तो हम कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं करते, उनके मॉडुलस को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर हमारे पास किसी नंबर का मॉडुलस 1 के इक्वल आ जाता है तो जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको बोलते हैं यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो टर्म्स होती है हमारे पास, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर और यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिमॉडुलर शो करना है तो हम क्या शो करेंगे कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। नेक्स्ट, क्लियरली Z लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ अ यूनिट रेडियस हैविंग सेंटर 0 0। जब हम ये चीज़ लिख रहे हैं मोड Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, Z माइनस A इज इक्वल टू R। तो ये हमारे पास एक सर्कल बनता है जिसका सेंटर A होता है और रेडियस R होती है। तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख रहे हैं कि मोड Z इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स ये हमारा एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस 0 0 है और जिसकी रेडियस 1 है और जिसका सेंटर 0 0 है। नेक्स्ट, जैसे हमने कॉन्जुगेट पढ़ा एंड देन उसकी प्रॉपर्टीज, तो अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉडुलस। इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कि जो हमारे पास मॉडुलस होगा मोड ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ इम्प्लाई करती है जो मॉडुलस की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, और मॉडुलस की वैल्यू 0 सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब हमारे पास वो नंबर ही 0 हो, यानी सिर्फ 0 प्लस अयोटा 0। यही एक ऐसा नंबर है जिसका हमारे पास मॉडुलस है वो 0 आता है, नहीं अदरवाइज हमेशा हमारे पास मॉडुलस Z ग्रेटर देन 0 होता है इफ़ Z इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि जो रियल पार्ट ऑफ Z है, कि जो रियल पार्ट ऑफ Z का
का मोड है वो ऑलवेज लेस देन होता है मोड जेड से। तो हम अगर हमारे पास मोड ए लेस देन होता है बी से, तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं मोड ए लेस देन बी, क्योंकि हमने पढ़ा है ये चीज़ रियल में भी हमने देखी है कि अगर हमारे पास मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू एक्स। तो अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि जो रियल पार्ट ऑफ z होगा हमारे पास वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मोड z से। तो अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मोड z, कि जो रियल पार्ट ऑफ z है वो हमेशा माइनस मोड z से बड़ा होगा और मोड z से छोटा होगा। सिमिलरली हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो भी हमारे पास ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू मोड z। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है मॉडुलस की, मोड ऑफ z इज इक्वल टू मोड ऑफ z का कॉन्जुगेट, कि अगर हमारे पास जैसे मोड z, अगर हम यहाँ से एग्जाम्पल से समझे z की वैल्यू अगर हमारे पास 3 + 4 आयोटा है तो अब मॉडुलस निकालते हैं इसका, तो वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो वो आ गया हमारे पास 5। अब z कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो आया 3 - 4 का आयोटा। अब z कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस लें तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी इक्वल आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही कहती है कि मोड z इज इक्वल टू मोड z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस मोड z इज इक्वल टू माइनस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल मोड मोड z1 मोड z2, तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर हम z1 z2 zn का मोड लेते हैं तो वो भी हमारे पास इक्वल आता है मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 मोड ऑफ z3 एंड मोड ऑफ zn के। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन के लिए आती है कि मोड ऑफ z1 बाई z2 अगर हमारे पास a + आयोटा b बाय c + आयोटा d है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + आयोटा b, तो न्यूमिनेटर का अलग से निकाल लेंगे और c + आयोटा d डिनोमिनेटर का अलग से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि z की पावर n का मॉडुलस इज इक्वल टू मोड z की पावर n, n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट हमने देखा है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड z के इक्वल होता है हमारे पास, मोड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मोड z की वैल्यू 1 है तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से z कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल होगा 1/z के। और अगर हमारे पास z कॉन्जुगेट 1/z के इक्वल है तो वहाँ से हमारे पास मोड z की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट जो 9th रिजल्ट है z का इनवर्स इज इक्वल टू मोड z कॉन्जुगेट बाय मोड z का स्क्वायर, वेयर z इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a + आयोटा b, तो जो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आएगा आर्ग्यूमेंट आएगा वो होगा 10 इनवर्स b/a के इक्वल होगा हमेशा। और जो आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू होती है वो कभी भी हमारे पास यूनिक नहीं होती, क्योंकि इसमें हम 2n पाई ऐड भी करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू a + आयोटा b बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड जियोमेट्रिकली बाय अ पॉइंट p, कि ये हमारे पास कोई पॉइंट p हो गया और इस नंबर को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा पा रहे हैं a, b से, देन द एंगल मेड बाय अ लाइन OP विद रियल एक्सिस इज नोन एज द आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z, कि जो हमारे पास ये होगी हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस और ये होगी रियल एक्सिस, कि ये हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लिया तो जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होगी ये रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स b/a के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नॉट यूनिक एज थीटा इज द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट,
तो क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कभी भी जब भी हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो उसकी यूनिक वैल्यू नहीं आती। आर्ग्यूमेंट होता है हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़, कि हमारे पास इसमें बहुत सी वैल्यूज़ होती हैं। तो जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो इक्वल होता है, एक सेट होता है वो सेट ऑफ वैल्यूज़ टू n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कभी भी हमारे पास यूनिक नहीं होती। जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट है, एम्पलीट्यूड है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी पॉइंट जो कि लाइन है रियल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, वो हमेशा हमारे पास यूनिक नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, कि कैसे हम किसी भी जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है उसको हम कैपिटल थीटा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा माइनस पाई से तो बड़ी होगी, और जो पाई है उसके इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। The value theta of the argument which satisfies the inequality minus pi less than theta less than equal to pi is called the principal value of argument। जो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू होती है आर्ग्यूमेंट की, इसको डिनोट करते हैं हम tan इनवर्स b बाय a। ठीक है, इसका मोड ले लेते हैं। जो भी हमारे पास अंदर मान लेते हैं कि जो z है हमारे पास वो है a माइनस आयोटा b। तो जब हम tan इनवर्स निकाल लेंगे तो यहाँ पर माइनस b बाय a कर देंगे, तो ये अपने आप ही हमारे पास एक्यूट एंगल में चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो कैपिटल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसकी वैल्यू अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो हम एज इट इज लिख देते हैं जो हमारे पास आती है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम पाई में से माइनस करके लिखते हैं जो हमारे पास वैल्यू आती है। अगर वो थर्ड में आता है तो उसके अंदर से हम पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर फोर्थ में आता है तो भी उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमने क्या किया अभी तक, सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़, एंड देन हमने मॉडुलस पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हमने जैसे आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ा, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी रियल पॉजिटिव नंबर, कि अगर हमारे पास हम आर्ग्यूमेंट निकालना चाहते हैं किसका, किसी रियल पॉजिटिव नंबर का, तो जो हमारे पास वो नंबर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, आयोटा बी। तो जब इसको निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा tan इनवर्स b बाय, जो रियल पार्ट हमारे पास है ही नहीं रियल पार्ट, तो जो हमारे पास वैल्यू होगी अगर एनी रियल पॉजिटिव नंबर है हमारे पास तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू जेड। और अगर आर्ग्यूमेंट हम किसी नेगेटिव नंबर का फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें हम पाई प्लस 2n पाई ऐड कर देते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने ऊपर सीखा था कि अगर वो हमारे पास अगर नेगेटिव की बात करें तो फिर यहाँ पर लाई कर रहा है तो उसमें से पाई में से माइनस कर देते हैं हम। अगर थर्ड में आए यानी x नेगेटिव हुआ, y भी नेगेटिव हुआ, तो फिर उसमें पाई हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस पाई के इक्वल होता है, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एन हमारे पास इक्वल होता है एन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। जैसे लॉग में भी तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम के। तो सिमिलर हमारे पास आर्ग्यूमेंट जेड की पावर एन फाइंड करना है तो एन को आगे ले आएंगे और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कि जो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बात करते हैं तब हम कैसे, जैसे फर्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में फाइंड कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग अफिक्सेस z1 एंड z2 ईच, कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है तब हम क्या करेंगे, t z1 प्लस 1 माइनस t z2 वेयर t बिलोंग्स टू r। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इक्वेशन होगी हमारे पास लाइन की z इज इक्वल टू t z1 प्लस 1 माइनस t z2। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग अफिक्सेस z1 एंड z2 इज
जेड 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 बार 1, जेड जेड वन बार 1 एंड जेड टू बार 1। तो ऐसे हम नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास इक्वल होती है ए कॉन्जुगेट जेड प्लस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी। ए हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, कि अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कैसे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस AZ1 BZ2 एंड CZ3 इज गिवन बाय del इज इक्वल टू 1/4 Z1 Z2 Z3 Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट एंड Z3 कॉन्जुगेट 1 1 1। तो अगर हमें Z1 भी पता है एंड Z2 भी पता है और Z3 भी पता है, यानी 3 पॉइंट्स पता है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशन फॉर कोलिनियरली। कोलिनियर कब बोलते हैं? अगर 3 पॉइंट्स है हमारे पास तो उन 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर तब बोलते हैं जब हमारे पास वो एक ही लाइन में लाई करते हैं। तो 3 पॉइंट Z1 Z2 Z3 विल बी कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट रिलेशन AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 इज इक्वल टू 0 सच दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 आ जाती है तब हमारे पास जो ये रिलेशन है इस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, अगर ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको बोल देते हैं हम कोलिनियर। तो अब कोलिनियर चेक करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू Z1 Z2 Z3 की जो 3 पॉइंट गिवन है वो फर्स्ट कॉलम में रख देने हैं, सेकेंड कॉलम में उनका कॉन्जुगेट रख देना है और जो थर्ड कॉलम है उसमें 1 1 रख देना है। अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो वो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स होंगे वो आपस में कोलिनियर होंगे। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आती तो फिर वो हमारे पास कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम कैसे किसी भी सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वो सेंटर इज एट पॉइंट हैविंग अ फिक्स जेड नोड एंड रेडियस r इज z माइनस जेड नोड इज इक्वल टू r। कि अगर हम सर्कल की इक्वेशन की बात करें जिसका जो सेंटर है वो जेड नोड है और रेडियस r है तो उसको लिखते हैं हम z माइनस जेड नोड इज इक्वल टू r। अगर हमारे पास जो सेंटर है उसकी वो सेंटर ओरिजिन हो जाए और रेडियस r हो जाए तो z माइनस जेड नोड की जगह क्या रख देंगे 0, तो मोड z इज इक्वल टू r। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी जिसका सेंटर 0 है और रेडियस r है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। इफ एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स एंड डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है हमारे पास कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि जो हमारे पास जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर इस साइड्स का और इस साइड का अगर हम सम करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन आएगा इस साइड से। एंड द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स, अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं जैसे ये हो गया A हो गया B हो गया C हो गया, अगर इसका और इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो हमेशा हमारा लेस देन होगा थर्ड साइड से। बाय अप्लाइंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 से। सेकंड हमारे पास है कि Z1 माइनस Z2 का मोड लेस देन इक्वल टू होगा मोड Z1 प्लस मोड Z2 से। थर्ड हमारे पास है कि मोड Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z1 माइनस मोड Z2 ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि मोड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ मोड Z1 माइनस मोड Z2 से। नेक्स्ट हमारे पास आती है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर हमें Z1 और Z2 2 पॉइंट्स गिवन है तो इनके बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली इन आर्गुमेंट और अर्जेंट प्लेन
देन द पी क्यू इज इक्वल टू, कि अगर हमारे पास ये दो नंबर हैं तो रियल पार्ट में से, क्यू के रियल पार्ट में से हम पी का रियल पार्ट निकाल देंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो अब ये हमारे पास निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1। ये हमारे पास इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 के। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी मोवियस थ्योरम। इफ n इज एनी रेशनल नंबर देन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। डी मोवियस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास e आयोटा थीटा है और इसकी पावर हम n कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारे पास इक्वल होगा e n आयोटा थीटा के, यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। जो पावर में होता है वो हमारे पास एंगल के साथ आ जाएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो फॉर्मूला है, अगर हमारे पास z की वैल्यू है कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, कोस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 अप टू सोन कोस थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। देन हमारे पास जो z की वैल्यू होगी तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम जस्ट क्या करते हैं जो एंगल हैं उनको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा देन z इज इक्वल टू कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n प्लस आयोटा साइन, साइन के साथ भी ऐसे ही होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड प्लस थीटा n, वेयर थीटा 1 थीटा 2 थीटा n बिलोंग्स टू r। तो ये हमारे पास होता है एक फॉर्मूला कि z हमारे पास अगर इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाए, अगर हमें कोई क्वेश्चन बोल दे अब कि z इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा 3 पाई बाय 2, नहीं पाई बाय 2, थीटा 1 सेम होना चाहिए, साथ में कोस 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 2। तो अगर ये फाइंड करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंगल को ऐड कर देंगे डायरेक्ट, कोस पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2। अगर हमारे पास एक और टर्म होगी कोस 5 पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन 5 बाय 2, तब भी हम यहाँ पर एंगल 5 बाय 2 और यहाँ पर एंगल 5 बाय 2 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके हम nth रूट ऑफ यूनिटी या फिर nth रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं ना nth रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर है nth रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। Let z is equal to r cos theta plus iota sin theta be a complex number, then by a de Moivre's theorem nth roots having n distinct values such a complex number are given by z की power 1 by n is equal to r की power 1 by n and cos 2 के pi plus theta by n plus iota sin 2 के pi plus theta by n, where k running 0 1 2 n minus 1। नेक्स्ट हमारे पास है nth रूट ऑफ यूनिटी, की कैसे हम nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर हमें nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय n, तो वो हमारे पास इक्वल होगा cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई की पावर 1 बाय n, क्योंकि साइन 2 के पाई तो 0 हो जाएगा, तो कोस 2 के पाई क्या होगा माइनस 1 की पावर 2 के पाई, तो वो 2 के वो क्या होगा 1 होगा ऑलवेज, तो 1 की पावर 1 बाय n। तो इसको हम अब यहाँ पर हम डी मोवियस यूज़ करेंगे। डी मोवियस थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हमारे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है तो जो पावर में होता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पर यही गिवन है हमें z इज इक्वल टू कोस 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई की पावर 1 बाय n। तो इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू कोस 2 के पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई बाय n, वेयर k रनिंग 0 1 2 n माइनस 1।
नेक्स्ट जैसे कि एक पैटर्न सा है हमारे पास, जैसे सबसे पहले हमने मॉडुलस पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कॉन्जुगेट पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आर्ग्यूमेंट पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो अब हमने यहाँ पर nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, कि लेट अल्फा इज इक्वल टू कोस 2π/n प्लस अयोटा साइन 2π/n। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ई अयोटा 2π/n। तो nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस 1 अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा की पावर n-1। तो ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है और जिसमें जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास अल्फा के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, कि जो सम होगा हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी का वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। 1 प्लस अल्फा की पावर n-1 इज इक्वल टू 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा हमारे पास -1 की पावर n-1 के इक्वल होता है। अगर कोई हमें पूछे कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, तो वो ऑलवेज हमारा 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, -1 की पावर n-1 होगा। सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू, अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकाल रहे हैं और फिर उसकी pth पावर भी कर रहे हैं और फिर उनका सम भी कर रहे हैं, तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, फिर उसकी पावर p करनी है एंड फिर उनको ऐड करना है, तो वो हमेशा हमारे पास 0 के इक्वल होगा अगर p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, कि अगर n का मल्टीपल ना हुआ, एंड n होगा व्हेन p इज अ मल्टीपल ऑफ n, कि वो हमारा n के इक्वल होगा अगर p हमारा मल्टीपल ऑफ n होगा। द nth रूट ऑफ यूनिटी इफ रिप्रेजेंटेड ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन लोकेट देयर position at the vertices of a regular polygon of n sides inscribed on a unit circle having center at origin, one vertex on the positive real axis। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइलर फॉर्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो ई अयोटा थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और जो ई माइनस अयोटा थीटा की बात करें तो अयोटा को माइनस अयोटा से चेंज कर दो तो वो इक्वल होगा कोस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दे तो यहाँ से मिलेगा कोस थीटा इज इक्वल टू ई अयोटा थीटा प्लस ई माइनस अयोटा थीटा बाय 2। और साइन थीटा फाइंड करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ई अयोटा थीटा माइनस ई माइनस अयोटा थीटा बाय 2 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ई अयोटा थीटा की पावर n इज इक्वल टू ई अयोटा n थीटा इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। सिमिलरली ई अयोटा थीटा की पावर माइनस n होगा तो वो इक्वल होगा ई अयोटा माइनस n थीटा के। और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, कोस एक्सपेंड कर सकते हैं कोस n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका यूज़ होता है और वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो CSIR नेट जून 2013 में पूछा गया था। If Z1 and Z2 are distinct complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to 1 and Z1 plus Z2 is equal to 1, then the triangle in the complex plane with Z1, Z2 and -1 as vertices, कि हमारे पास जो भी ट्रायंगल होगी कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसके Z1, Z2 और -1 वर्टिसेस होंगे, यानी हमें Z1 और Z2 इस टाइप से लेने हैं कि इनका मोड करने पर हमें 1 मिले और इन दोनों को ऐड करने पर भी हमें 1 मिले। तो इस टाइप के हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से सिलेक्ट करने हैं और फिर उनकी हेल्प से हमें ट्रायंगल बनानी है और चेक करना है क्या ये जो ट्रायंगल होगी वो हमेशा इक्विलेटरल होगी या फिर वो राइट एंगल्ड होगी या फिर आइसोलेसिस होगी, आइसोसेल्स होगी, बट नॉट नेसेसरी इक्विलेटरल, मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हमने Z1 ले लिया, यहाँ पर 1/2 माइनस, जैसे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ये होता है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
तो हमने ले लिया यहाँ पर Z1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्केयर 1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू -1। तो अगर हम Z1 का मॉडुलस फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1 के इक्वल और Z2 का मॉडुलस भी आएगा 1 के इक्वल। और अगर इन दोनों को Z1 हमारे पास है 1/2 माइनस √3/2 आयोटा और Z2 हमारे पास है 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो √3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और Z1 प्लस Z2 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी क्वेश्चन में जो जो कंडीशन थी हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास जो जो कंडीशन थी वो सभी की सभी सेटिस्फाई हो रही है कि मोड Z1 इज इक्वल टू 1, मोड Z2 इज इक्वल टू 1 एंड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 1। ये तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं कि अगर हमें एक ट्रायंगल है उसको आइसोलेस या फिर जो भी इक्विलेटरल प्रूव करना है तो फिर उसको प्रूव करने के लिए हम उसकी साइड्स देखते हैं। तो यहाँ पर एक Z1 है, एक Z2 है एंड एक Z3 है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है। तो Z1 माइनस Z2 निकाला तो वो √3 आया, Z2 माइनस Z3 निकाला वो भी √3 आया, Z3 माइनस Z1 निकाला वो भी √3 आया। तो यहाँ से हमने देखा कि जो डिफरेंस है इन पॉइंट्स का, Z1 का, Z2 का, Z3 का, अगर Z1 का Z2 के साथ ले रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, √3 आ रहा है। Z2 का Z3 के साथ ले रहे हैं तब भी √3 आ रहा है एंड Z2 का Z1 के साथ ले रहे हैं तब भी √3 आ रहा है। तो लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, कि जो हमारे पास लेंथ आई है तीनों साइड की वो इक्वल आई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ट्रायंगल होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो अब किस ऑप्शन में हमें ये दिया गया था कि जो हमारी ट्रायंगल होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, तो वो हमारे पास ए ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले हमें अप्रोच के बारे में सोचना था वो ये था कि Z1 और Z2 खुद से 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने थे जो कि इस दोनों की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी Z1 का मॉडुलस भी 1 आए, Z2 का मॉडुलस भी 1 आए और Z1 प्लस Z2 अगर ऐड करूं तो वो भी हमारे पास 1 आए। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना था, जैसे कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होती है, जब उसकी तीनों साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल आता है। तो हमने क्या किया, चेक किया कि जो Z1 है माइनस Z2 है और जो Z2 माइनस Z1 है और जो Z2 माइनस Z3 है क्या वो इक्वल आए हैं। तो यहाँ से हमारे पास वो इक्वल आ गए। तो जो हमारी जो 3 साइड्स है और जो ट्रायंगल बनेगी वो हमारे पास यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, जो कि CSIR नेट जून 2013 में पूछा गया था। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड Z का स्केयर प्लस Z-3 का स्केयर प्लस मोड Z-6 आयोटा का स्केयर where Z is any complex number and iota is equal to √ iota each, कि जो ये है हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ पर Z की जगह हम x और y पुट कर दें और यहाँ से एक फंक्शन बना ले f ऑफ x, y, फिर उसका डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लें कि ये मिनिमम कहाँ देगा। पहले हम ∂f/∂x फाइंड करें एंड ∂f/∂y निकाल लें, फिर कोई पॉइंट निकाल लें और फिर डबल डेरिवेटिव पर उसकी वैल्यू देखें। अगर वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है तो फिर हमें मिनिमम मिलेगा, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर हमें मैक्सिमम मिलेगा। एक तो तरीका वो हो गया, लेकिन सेकंड जो मेथड है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है कि वी विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड Z का स्केयर प्लस मोड Z-3 का स्केयर प्लस Z-6 आयोटा का स्केयर। तो हमने मान लिया FZ इज इक्वल टू मोड Z का स्केयर प्लस मोड Z-3 का स्केयर प्लस मोड Z-6 आयोटा का स्केयर। तो जो ये हमारे पास ये है FZ, ये अपना जो मिनिमम है वो इसके सेंट्रोइड पर रखेगा। तो सबसे पहले इसका सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास ये ट्रायंगल है इसके जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, 0 0 3 0 एंड 0 6, ये हमने इसकी हेल्प से यहाँ से फाइंड कर लिए। तो अब सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट्स को ऐड कर देते हैं और 3 से डिवाइड। तो 0 + 3 + 0/3 एंड 0 + 0 + 6/3, ये हमारे पास 1, 2 आ गया।
तो अब इसको लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब जो हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ z, उसमें हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को 1 + 2 आयोटा पुट कर देंगे। तो एफ जेड हमें गिवन है मोड जेड का स्क्वायर प्लस जेड -3 का स्क्वायर प्लस जेड -6 आयोटा का स्क्वायर। तो ये जेड की जगह हमें ये पुट करना है 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1 + 4, 4 + 4 एंड 1 + 16। तो 13 यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब 13 देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 30 आई हमारे पास। अब 30 हमें सी ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर देखें, अगर ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स y/x प्लस ये हमारे पास आएगा tan इनवर्स -y/x, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि tan ऑफ -x हमारे पास इक्वल होता है -tan x के। तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स y/x माइनस tan इनवर्स y/x। तो ये आपस में कट गए, तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पाई इज। तो अब हमें आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आर्ग्यूमेंट पाई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास होता है, जो पाई है ये हमारे पास रियल पार्ट है। अगर इसमें आयोटा होता तो tan इनवर्स b/a, तो b क्या है यहाँ पर 0, और tan इनवर्स 0 क्या होता है हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड फॉर एफ जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा जेड प्लस 6 जेड बार इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, 2 आयोटा जेड हमारे पास है x प्लस आयोटा y प्लस 6 जेड बार क्या है x माइनस आयोटा का y। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इजिली। तो ये आएगा 2y प्लस 6x, क्योंकि यहाँ 2 आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो -2y प्लस 6x। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 6x माइनस 2y। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट सी बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट फॉर एनी जेड इज इक्वल टू x, y इन सी जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, देन जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। तो अब यहाँ से हमें जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालनी है। तो जेड इज इक्वल टू जेड। तो अगर हम जेड को कॉमन ले लेते हैं, जो जेड कॉन्जुगेट -1 इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से हमें जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल मिल जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1,1। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर 6। अब हम यहाँ से इसको ध्यान नहीं देते, जो हमने डी मोवियस थ्योरम पढ़ी थी वो ऐसे थी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल होता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा है लिखा हुआ, कोस थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर -1 की पावर 6 ले ली, से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और -1 की पावर 6 बाहर लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कोस थीटा, क्योंकि माइनस आयोटा की पावर 6 है तो कोस थीटा रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 6। तो अब इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं ई माइनस आयोटा थीटा। इसकी पावर 6 है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कोस 6 थीटा माइनस आयोटा साइन 6 थीटा। तो माइनस कोस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। तो ऐसे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि हमारा CSIR नेट जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दी नंबर √2 ई आयोटा x। ये हमारे पास क्या एक रेशनल नंबर होगा, क्या एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होगा, क्या एक इरेशनल नंबर होगा, या फिर एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू √2 ई आयोटा x। तो √2 इज इक्वल टू कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, साइन पाई की 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -√2। ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। अब ये किस ऑप्शन में गिवन था ये देख लेते हैं।
ये हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया कि जो अंडर रूट ई आयोटा पाई है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, Z1 और Z2 खुद से कंसीडर किए थे और उसके बाद हमने ये चेक किया था कि जो हमारी ट्रायंगल है वो कौन सी होगी। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था। Z1 और Z2 अगर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मोड Z1 इज इक्वल टू मोड Z2 1 आ रहा है और Z1 प्लस Z2 1 के इक्वल है, तो हमें बताना है क्या वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी, आइसोसेल होगी एंड ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। तो हमने चेक किया था कि वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट जून 2013 में पूछा गया था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड Z का स्क्वायर प्लस Z-3 का स्क्वायर प्लस Z-6 आयोटा का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है कि ये अपना जो मिनिमम है ना वो सेंट्रोइड पर रखेगा, और सेंट्रोइड कहाँ मिला था, 1+2 आयोटा पे मिला था। फिर 1+2 आयोटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया था, तो हमें आंसर मिला था 30। तो अब जो मेथड मैंने ओरली आपको पहले ही समझा दिया था कि एक मेथड हमारे पास क्या है, हम Z को x प्लस आयोटा y लिखें और देन डेरिवेटिव निकाल लें और फिर उसकी मिनिमम वैल्यू चेक करें। तो वो रहा ये मेथड, fxy इज इक्वल टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर। सो यहाँ से क्या किया, डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला एंड डेल एफ बाई डेल वाई निकाला। फिर उसका दोबारा से डेरिवेटिव किया एफ एफ एक्स एंड एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई। तो यहाँ से हमने डी को चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास होता है एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। तो वो हमारे पास 36 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 रखता है तो हमें मिनिमम मिलता है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेट 2011 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ लॉग अंडर रूट आयोटा। तो लॉग अंडर रूट आयोटा को हम लिख सकते हैं लॉग ई आयोटा पाई बाय 2 की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा लॉग ई की पावर पाई बाय 4 आयोटा। और इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एम की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। तो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। और लॉग ई की पावर पाई बाय 4 आयोटा है, तो इसको लिख सकते हैं ई पाई बाय 4 आयोटा एंड लॉग ई। और लॉग ई हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया पाई बाय 4 आयोटा। उसने क्या पूछा है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, पाई बाय 4। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2018 में पूछा गया था, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 की पावर -2 आयोटा बाय पाई इज। तो -1 को हम लिख सकते हैं ई पाई आयोटा, क्योंकि ये होता है हमारे पास कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और कोस पाई -1, तो -1 को ई पाई आयोटा -2 आयोटा पाई। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा ई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, ये आपका काम रहेगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। कल की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा है एलिमेंट्री फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शन एंड CR इक्वेशंस। इस चैप्टर में एक रिव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया कि कोई भी नंबर है अगर उसको हम a प्लस आयोटा b, वेयर a और b अगर रियल हैं ऐसे लिख पा रहे हैं, तो वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्राइक नंबर अलजेब्रा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कि अगर हम आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर देते हैं तो वो होता है हमारे पास कॉन्जुगेट। अगर हम मॉडुलस की बात करें तो
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके मॉडुलस को हम कंपेयर करते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड नेक्स्ट हमने आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज होता है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कभी भी यूनिक नहीं होती। उसके बाद हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पढ़ा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमेशा हमारी माइनस पाई से बड़ी होती है और पाई के इक्वल और लेस देन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कि जो पैरामीट्रिक फॉर्म है और नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म है कैसे हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे हम, अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ी कि कैसे हम 3 पॉइंट्स हैं उनको कोलिनियर बोलते हैं। नेक्स्ट हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है जिसका सेंटर जेड नॉट और रेडियस आर होती है। नेक्स्ट हमने डी मोवियस थ्योरम पढ़ी कि कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n की जो पावर होती है वो एंगल में आ जाता है, कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमने nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीखा और nth रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना सीखा। नेक्स्ट हमारे पास था आइलर फॉर्मूला। उसके बाद हमने 10 प्रॉब्लम्स की जो कि CSIR नेट एंड गेट में पूछी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।